गुड आफ्टरनून बच्चों। आपकी 12th क्लास की जनरल हिंदी की हमने माँ कविता पढ़ी थी। लेसन 18 माँ कविता और माँ बस यह वरदान चाहिए। ये दो छोटी छोटी कविताएं थी, हमने पढ़ी थी। कवि परिचय भी पढ़ा था बाल कवि बैरागी का। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की लिंक वैसे मैं भेज दूँगी, लेकिन ये जो भाषा अनुशीलन है और भाव विस्तार है, इसके बारे में मुझे बताना था आपको। प्रश्नोत्तर तो आप जो कविता का भाव है उसके आधार पर कर लोगे। जैसे देश की जय के लिए कवि किस भाव का आकांक्षी है, तो देश की जय के लिए कवि क्या चाहता है? त्याग की भावना, है ना। तो आपको वो कविता की पंक्तियाँ इसमें लिखनी पड़ेगी और वो जो पंक्तियाँ हैं उसका अर्थ समझाते हुए इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। भाव विस्तार ये जो है, मेरी हार देश की जय हो का भाव विस्तार कीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि इस लाइन को समझाना है विस्तार से, मतलब इसका जो कवि का तात्पर्य है उसकी व्याख्या करना है। मेरी हार देश की जय हो, इसका तात्पर्य क्या है कि कवि ये चाहता है कि भले ही मैं हार जाऊं, लेकिन मैं अपने पने को त्याग करके देश के बारे में सोचूं और देश की जय जयकार करूं। मतलब कवि इसमें त्याग की भावना चाहता है कि त्याग में ही देश की भलाई छुपी है, स्वार्थ में देश की भलाई नहीं हो सकती, ये कवि का तात्पर्य है। तो आपको वो पंक्तियाँ लिखनी पड़ेगी जिसमें ये कविता की लाइन है और उसको समझाना होगा। बाकी जो भाषा अनुशीलन है, जैसे निम्नलिखित समुच्चरित शब्दों का वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, समुच्चरित शब्दों के बारे में पीछे व्याकरण में खंड ख जो है उसमें दिया है ना। सम उच्चरित मतलब जिनका उच्चारण समान रूप से किया जाता है, करीब करीब समान होता है लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं अनिल और अनल, इसमें थोड़ा सा अंतर है ई की मात्रा का। अनिल का अर्थ होता है हवा। सबसे पहले आपको उस शब्द का अर्थ बताना है, फिर वाक्य बनाना है। अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है अग्नि। देखो दोनों का अर्थ बहुत विपरीत है। तो अनिल का हवा से अर्थ आप वाक्य बनाओगे अर्थ का, और अनल से आग का वाक्य बनाओगे, ठीक है। जैसे अनिल तो अपन इसका वाक्य जिसमें वायु शब्द का प्रयोग करना है, हवा शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मंद मंद अनिल बह रहा है ना। फिर अनिल को अंडरलाइन करना। फिर अनल का वाक्य क्या बनाओगे जिससे आग अर्थ लेना है ना। जैसे भगवान के सामने दीप की अनल जल उठी, या भगवान के सामने जो है होम की अनल जल उठी। तो अनल का अर्थ होता है अग्नि। इस तरह से आपको वाक्य बना के अंडरलाइन करना है। फांस और पाश, फांस का मतलब होता है जो चुभ जाती है, जो तिनका चुभ जाता है, हमको हमारी त्वचा के अंदर चला जाता है, उसको फांस कहते हैं। और पाश जिसको कहते हैं बंधन, पाश मतलब बंधन। उसी तरह से ह्रास और हास, ह्रास का अर्थ होता है किसी चीज़ का नुकसान होना, और क्षति है। ह्रास मतलब क्षति, नुकसान, और हास मतलब हास्य। नीर और नीड़, नीर यानी जल और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीर और नीड़ में वाक्य में बहुत सुनने में बहुत कम अंतर है ना, लेकिन र और ड का अंतर है। इसी तरह से पवन और पावन, पवन यानी हवा और पावन यानी पवित्र। तो इस तरह से आ की मात्रा का केवल अंतर है, लेकिन इसके अर्थ में बहुत अंतर है। तो इस तरह से दोनों का पहले अर्थ लिखो, उसके बाद उसका वाक्य बनाओ। अब निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह सहित नाम लिखिए। विग्रह सहित नाम लिखिए मतलब पहले विग्रह करना है, फिर समास का नाम बताना है। जैसे कंटक पथ मतलब कांटों का पथ, तो कंटक पथ कांटों का पथ, इसमें का विभक्ति का लोप हुआ है इसलिए ये तत्पुरुष समास है। दावानल, दाव की अनल, दाव मतलब जंगल, जंगल की हवा, तो ये भी तत्पुरुष समास है। स्वार्थ भाव, स्वार्थ का भाव, यहाँ भी का विभक्ति होने से तत्पुरुष है। घिरे उठें, गिरे और उठें, इसमें द्वंद्व समास है। तो इस तरह से
वाक्यों में प्रयोग आपको, ये नीचे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तीसरे नंबर पे तिल तिल कर जलना। अब इसमें आप क्या करोगे, पहले अर्थ बताओगे, उसके बाद वाक्य बनाओगे, है ना। तिल तिल कर जलना मतलब थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करना, मतलब थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते रहना। गिर गिर कर उठना मतलब बार बार किसी चीज़ से ठोकर खाना और कष्ट उठाना और फिर संभल जाना। इस तरह से आप सबके वाक्य बनाओगे। कंटक पथ पर चलना, कांटों के रास्ते पर चलना। कांटों से मतलब क्या है, संघर्ष, दुख, दुख के रास्ते पर चलना। लोरियां गाकर सुनाना मतलब किसी को, जैसे माँ होती है वो बच्चों को लोरी गाकर सुनाती है। भैरवी गीत गाना, भैरवी गीत जो है जागरण का गीत होता है, इसमें जो है भैरवी राग होता है, इसको गाने से सोया हुआ व्यक्ति जाग उठता है। ठीक है, अब अपन ये पाठ पूरा हो गया। इसकी लिंक क्वेश्चन आंसर की मैं भेज दूंगी। अब हम दूसरा पाठ लेते हैं, पुस्तक। पुस्तक पाठ के रचयिता जो हैं देवेंद्र दीपक। ये देवेंद्र दीपक का परिचय जो है उसमें मुख्य बातें मैं आपको बता देती हूँ। राष्ट्रवादी चिंतक हैं, रचनाकार हैं, है ना। इनका जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी साहित्य रत्न, एमए और पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, है ना। देश विदेश में भी गए, ये विश्व सम्मेलन में विचारक के रूप में रहे, प्राचार्य के पद पर रहे, है ना। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक रहे। ये सब इनके किए हुए कार्य हैं। आपको केवल क्या करना है, इनकी रचनाओं के नाम याद करना है, जैसे खुली कविताएं, बंद कमरा, है ना, मास्टर धर्मदास, ये इनकी कविताओं के नाम है। कठपुतली एक नाटक है, दबा। इस तरह से आपको कृतियाँ जो है, मुख्य कृतियाँ, उनके नाम आपको याद करना है। फिर दीपक ने काव्य सृजन में अपनी छाप छोड़ी है। गद्य क्षेत्र में भी आपने मानदंड स्थापित किए हैं। आपकी गद्य रचनाओं में जीवन बोध के सहज और आत्मीय प्रसंग, मतलब सहज और आत्मीय, जो हमारे मन को छू लेते हैं। आस्थामूलक दृष्टि मतलब विश्वास, निष्ठा और विश्वास की दृष्टि इनकी रचनाओं में हमको दिखाई देती है। तो ये सब रचनाओं का क्या है, विषय वस्तु है, भाव पक्ष है। इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है भाषा के क्षेत्र में। अब आप देखिए केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव में ये जो कविता है, पुस्तक, उसका सारांश दिया है। प्रस्तुत निबंध में पुस्तक को केंद्र बनाकर अनेक तरह से सोचा विचारा गया है। जीवन यापन में पुस्तक के महत्व को क्या किया है, कवि ने प्रतिपादित किया है कि पुस्तक का क्या महत्व है। पुस्तक की समीक्षा, पुस्तक भंडारण, भंडारण मतलब पुस्तक को सहेज के रखना तक की स्थितियों में पुस्तक की विषय अनुकूल चर्चा और व्यवहारिक धरातल पर इन्होंने पुस्तक की समीक्षा की है। शिक्षा के केंद्र में तो पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका है ही। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान में संस्कृति और सभ्यता की सृजन यात्रा, मतलब उसको बनाने में पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब पुस्तकों का जो नुकसान है वो किन्होंने किया है, आक्रमणकारियों ने। जैसे बख्तियार खिलजी, ये एक आक्रमणकारी था। इसने हमारे देश के सबसे बड़े विद्या केंद्र नालंदा के पुस्तकालय को क्या किया है, जला डाला था। और ये पुस्तकों का जलना विश्व धरोहर का जलना है, क्योंकि इन पुस्तकों में न जाने कितनी सभ्यता और संस्कृतियाँ छिपी हुई थी, जिसका कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत योगदान था। लेकिन वो पुस्तकें नष्ट होने से वो योगदान सब समाप्त हो गया, है ना। तो पुस्तक का जलना और नष्ट करना ये घोर अपराध है। ये इस पुस्तक में, ये पुस्तक नाम के पाठ में बताया है ना। तो जीवन में पुस्तक की उपादेयता मतलब उपयोगिता बनी रहेगी, ये लेखक के कहने का तात्पर्य है। तो लेखक का आशावादी स्वर भी है निबंध के समापन में। तो अब अपन देखते हैं पुस्तक कविता। ये कविता भी है और गद्य भी है, दोनों चीज़ हैं इसमें। मतलब जिसमें कविता और गद्य दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं, गद्य काव्य। यात्रा में पुस्तक, पुस्तक में यात्रा, यूँ यात्रा में यात्रा। अब देखिए इसके एक एक शब्द में कितना मर्म है और कितनी रोचकता है।
यात्रा में पुस्तक, मतलब यात्रा करते समय पुस्तक काम आती है। और पुस्तक में यात्रा, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह की पुस्तक के पढ़ने में यात्रा हमारी हो जाती है। इस तरह से दोनों ही यात्रा है। यात्रा में यात्रा मतलब यात्रा में पुस्तक है और पुस्तक में यात्रा है, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। पुस्तक बाहरी और भीतरी यात्रा का समवाय है। मतलब बाहरी यात्रा हम करते समय पुस्तक पढ़ते हैं और जब पुस्तक पढ़ते हैं तो अपने अंदर की यात्रा में चले जाते हैं। पुस्तक विचार की जय यात्रा का मूर्त रूप है। मतलब विचारों की जय यात्रा है, विचारों की जय होती है पुस्तक पढ़ने से। और पुस्तक लेखक के सारस्वत, मतलब इसमें उन्होंने सरस्वती की उपासना की है, उसी का ये प्रतिफल है, मतलब उसका परिणाम है। पुस्तक रची जाती है, पुस्तक छापी जाती है, पुस्तक विमोचित की जाती है। पुस्तक जो है केवल रचनाकार रचता ही नहीं है, उसको छापना होता है और फिर उसका विमोचन भी किया जाता है। मतलब विमोचन मतलब उसको सबसे पहले समाज में लाने के लिए किसी महान व्यक्ति से उसका विमोचन करवाने से उस पुस्तक की क्या बढ़ती है, लोकप्रियता और उसका महत्व बढ़ता है। अब पुस्तक के क्या क्या रूप होते हैं कार्य के। पुस्तक बेची जाती है, खरीदी जाती है और कभी बुक डिपो में करीने से सजी हुई अलमारियों में, कभी चौराहे पर किसी ठेले पर लगे ढेर से पुस्तक भेंट की जाती है, पुस्तक मांगी जाती है, पुस्तक चुराई जाती है, पुस्तक दबाई जाती है। और यह सब इसलिए कि अंततः पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ने में कुछ पुस्तकें केवल रखी जाती है, कुछ निगली जाती है। निगली मतलब फटाफट उसको पढ़ लेना कि हमको बस पढ़ना है। उस दृष्टि से कई बार पुस्तक पढ़ने को निगलना कहते हैं। और कुछ ही है जो पचाई जाती है। पचाने का मतलब क्या है कि हम उसके भावों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, उसको कहते हैं पचाना। पुस्तक की भूमिका और प्राक कथन के लिए सूटेबल आदमी खोजे जाते हैं। अब जो है भूमिका बनाना और प्राक कथन मतलब उसकी प्रस्तावना, सबसे पहले जो अपनी बात कही जाती है पुस्तककार के द्वारा, वो किसी आदमी मतलब सूटेबल आदमी मतलब कोई प्रतिष्ठित आदमी के द्वारा वो काम करवाया जाता है। पुस्तक की समीक्षा की जाती है। और समीक्षा किसको कहते हैं कि पुस्तक कैसी है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसकी जानकारी जहाँ दी जाए वो उसकी समीक्षा में आता है। कभी यह समीक्षा बेबाक होती है, अक्सर प्रायोजित। मतलब कभी तो बेबाक मतलब जो कहना है वो कह दिया जाता है, जो उसकी कमियां हैं वो बिल्कुल साफ साफ कह दी जाती है, उसको बेबाक कहते हैं। और कभी प्रायोजित मतलब उसको योजनाबद्ध तरीके से कहा जाता है। इन समीक्षाओं में अक्सर एक गैर जरूरी क्या होती है, लंबी भूमिका होती है ना। उसमें चर्चा कम, जो नहीं है उसकी चर्चा अधिक। मतलब जो पुस्तक में नहीं है उसकी चर्चा अधिक होती है। एक उम्र होती है कि आदमी पुस्तकें सहेजता है, एकत्र करता है, पढ़ता है, पढ़वाता है। एक उम्र होती है कि आदमी के अपने लिए घर में जगह कम पड़ने लगती है। मतलब पुस्तकें रखना भी एक समस्या हो जाती है। निजी पुस्तकालय के कमरे को लेकर परिवार में चिक चिक होने लगती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं अपना पुस्तकालय अपने कमरे में सजा कर रखूं तो वो भी एक समस्या बन जाती है। प्राध्यापकों की संतानों के शिक्षण में रुचि नहीं, लोग परेशान हैं कि उनके बाद इन दुर्लभ पुस्तकों का क्या होगा। मतलब एक ये जनरल प्रॉब्लम है कि जो पढ़ने में रुचि रखते हैं उनकी संतान यदि रुचि नहीं रखती तो वो घर में उसको रखना नहीं चाहते और उसको कौन देखेगा, ये समस्या आ जाती है जो प्राध्यापक होते हैं उनके लिए। पुस्तकालय वाले कहते हैं दान में किताबें ही नहीं, उन्हें रखने के लिए अलमारियां भी दो। मतलब कई बार हम दान में किताबें तो दे देते हैं लेकिन वो रखें कहाँ पर, ये समस्या कई बार आ जाती है। तो इसलिए पुस्तकालय वाले इस तरह की बातें करते हैं। रातों रात कोई पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब कई बार कोई पुस्तक का महत्व बहुत अधिक किसी कारण से बढ़ जाता है। रातों रात कोई पुस्तक अछूत बन जाती है जिसको छूना भी नहीं है, क्योंकि उसके कई राजनीतिक विवाद उठ जाते हैं उस पुस्तक के कारण। कोई पुस्तक पुरस्कृत हो जाती है, कोई तिरस्कृत हो जाती है। और
एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई। प्रतिबंधित करना मतलब उस पुस्तक पे रोक लगा देना, उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें हैं कि उसको सरकार के द्वारा रोक लगा दी जाती है। और एक दिन पढ़ते हैं कि कोई पुस्तक जला दी गई, मतलब किसी पुस्तक में ऐसी विवादास्पद बात है या कोई किसी के लिए बिल्कुल सही बात लिखी है तो वो व्यक्ति उसको क्या करता है, जलवा भी देता है कि कहीं मेरा क्या ना हो जाए, मेरा नुकसान न हो जाए। तो ये सब पुस्तकों में होता है। इन सब के पीछे राजनीति है, यह कोई नई बात नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी महिमा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दबदबा रहा है नालंदा का। लेकिन नालंदा जो पुस्तकालय था वो किसने लूट लिया था? बख्तियार खिलजी ने। हमने पहले पढ़ा है। इसमें 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हमारे मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पहले था, बहुत प्राचीन, सबसे पहला कहना चाहिए। नालंदा और तक्षशिला ये 2 विश्वविद्यालय थे। तो इसमें 10,000 विद्यार्थी थे जो सबसे पहले पढ़े हुए थे। यहाँ पर क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता था? बौद्ध दर्शन, इतिहास, निरुक्त, वेद, ये सब विषयों के नाम हैं। न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष, ये सब शिक्षाएं यहाँ पर पढ़ाई दी जाती थी, है ना। अब यहाँ पर जो आचार्य थे वो भी सब एक से एक थे। तो कई बार विषयों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। कई बार आचार्यों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य ज्ञानश्री, आचार्य गुणमती, है ना, आचार्य स्थिरमती और आचार्य सागरमती जैसे विख्यात आचार्यों का नाम क्या होता है, इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब वो काला धब्बा जो लगा है नालंदा के पुस्तकालय को लेकर कि बख्तियार खिलजी ने हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, है ना। ये क्षति क्या थी कि पुस्तकालय को आग के हवाले करना। इस अग्निकांड में वे ग्रंथ जो अमूल्य ग्रंथ जो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखे थे वो क्या हो गए, सदा के लिए भस्म हो गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में मिलता है। मतलब जो तिब्बती और चीनी ग्रंथ में जिनका हमको उल्लेख मिलता है, युआन स्वांग ने नालंदा के पुस्तकालय का बड़ा गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। मतलब विदेशी लोग जिन पुस्तकों का उल्लेख करते हैं वे पुस्तकें जला दी गई। शायद वो पुस्तकें होती तो हमारे देश के विद्यार्थियों को, हमारे देश के भावी नागरिकों को उससे बहुत फ़ायदा होता। तिब्बती विवरणों से पता चलता है कि नालंदा में पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था, उसे वह धर्मगंज कहते थे। इसमें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नामक 3 विशाल पुस्तकालय थे, है ना। मतलब इसमें धर्मगंज में 3 पुस्तकालय थे। रत्नसागर का भवन 9 मंजिला था, मतलब एक जो उसका अंग था रत्नसागर वो ही 9 मंजिला था। इस तरह से 3 उसके भाग थे। तो आप सोचिए कितना बड़ा पुस्तकालय था, है ना। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, मतलब वो कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा। पागल कौन है? वह जो पुस्तक लिखता है या वह जो पुस्तकालय को जलाता है, जलवाता है। क्या होता है किसी पुस्तक का जलना? मतलब किसी पुस्तक के जलने से कितना नुकसान होता है, ये कौन सोच सकता है? जो अपने लिए, मतलब अपने देश के लिए जिसके मन में दर्द होता है। क्या होता है किसी पुस्तकालय का जलना? जितना सोचता हूँ उतनी खिन्नता बढ़ती है। मतलब कवि को बहुत अफसोस होता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पुस्तक अपने में एक लंबी साधना और परिश्रम का प्रतिफल होती है। मतलब पुस्तक लिखना एक बहुत ही लंबी साधना। पहले तो व्यक्ति के मानसिक विचार
वो जब एकत्रित होते हैं तब पुस्तक की रचना होती है, और उसको लिखना, विचारों को, ये बड़ा ही परिश्रम का कार्य है। ऐसा भी कहा गया है कि एक पुस्तक को जन्म देना, एक कविता को जन्म देना, एक रचना को जन्म देना कितना कष्टदायक होता है, जितना कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब कष्ट होता है, उतना ही कष्ट होता है पुस्तक को जन्म देने में। तो कितनी आँखों का कितना जागरण व्यर्थ चला गया, मतलब कितनी आँखें जाग जाग कर वो पुस्तक लिखी होगी, तब जाके वो पुस्तक बनी होगी। तो पुस्तक को जलाने से ये सब व्यर्थ चला गया। कितनी शोध व्यर्थ, शोध मतलब खोजे कर कर के पुस्तकें लिखी गई होगी। कितनों का सोचा समझा था जो अब लौट कर नहीं आएगा। यह तो विश्व धरोहर को नष्ट करना हुआ, मतलब पूरे विश्व की धरोहर होती है, क्योंकि वो पुस्तक एक जगह नहीं होती, कहाँ कहाँ जाती है, और एक व्यक्ति उस पुस्तक के विचार को लेके कहाँ कहाँ जाता है और कितने लोगों को लाभ दे सकता है। शताब्दियों की सारस्वत साधना के साथ छल किया पुस्तकालय जलाने वालों ने। तो पुस्तकालय को जलाने वालों ने कितने लोगों के साथ छल किया। वहशत और दहशत की जुगलबंदी के अलावा और क्या था वह, मतलब कि दहशत फैलाना है ना, और वहशीपना मतलब कि भयंकरता वाला वो केस था जब पुस्तकें जलाई गई, वो पुस्तकालय जलाया गया। तो ये सरस्वती की साधना है, पुस्तक को रचना, जिसके साथ कि छल किया गया है। पुस्तकें और भी कई तरह के षड्यंत्रों का शिकार होती रही है। जैसे जलाना के अलावा कुछ धूर्त लोग ग्रंथों में प्रक्षेप कर देते हैं। प्रक्षेप मतलब अपने मन से कुछ लिख के डाल देते हैं, है ना। कहा कुछ वाक्यों को लुप्त कर देते हैं, कहीं प्रमादवश बदल देते हैं और कहीं जानबूझकर परिवर्तन कर देते हैं। जो ग्रंथ नष्ट नहीं भी हुए उनमें भी बहुत गड़बड़ हो गई है। मतलब कई बार ऐसे लोग जो किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो इस तरह के काम भी करते हैं। ऐसी घटनाएं केवल घटना नहीं, दुर्घटना है। इनकी आवृत्ति न हो इसकी चिंता तो करनी ही होगी। मतलब हमें आवृत्ति न हो, मतलब उसको बार बार न रिपीट किया जाए, इस तरह का हमको करना होगा कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए समाज में। सूचना क्रांति का दौर है। आज जो है सूचनाएं दी जाती है, दूरदर्शन छाया हुआ है, पढ़ने की आदत कम होती जा रही है, और इस सब के बाद भी पुस्तक मित्र थी, पुस्तकें मित्र हैं, पुस्तकें मित्र बनी रहेगी। मतलब कितना भी दूरदर्शन और इंटरनेट आ जाए, लेकिन पुस्तक जो हमारा साथ दे सकती है वो ये सब चीज़ें नहीं दे सकते। कारण क्या है कि पुस्तक हम जब लाइट नहीं होती, नेट नहीं होता, जैसे टीवी और इंटरनेट के लिए लाइट नेट चाहिए, लेकिन पुस्तकों के लिए कोई नहीं चाहिए। हम उसको किसी भी मद्दी रोशनी में भी अगर इलेक्ट्रिक गई भी है तो हम उसको एक चिमनी जलाकर दीपक की रोशनी में भी पढ़ सकते हैं। कहीं भी, कैसे भी, किसी भी स्थिति में, बिस्तर पे या कहीं भी हम उसको यात्रा में सफ़र करते समय उसको पढ़ के उसका लाभ ले सकते हैं। उसको पढ़ने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं है। कमरे को रोशनदान यदि चाहिए तो याद रखिए दिमाग को भी पुस्तक चाहिए। मतलब पुस्तकों को पढ़ना हमारे दिमाग को क्या देता है, एक आहार देता है। हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। पुस्तक जो है हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का भोजन है। हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। मतलब जो जैसा पढ़ना चाहता है वैसी पुस्तक उसको मिलनी चाहिए। ज़रूरी है कि यह हर हालत में जिम्मेदार हो। मतलब कि हर हालत में जिम्मेदार हो, मतलब कि पुस्तक के लिए जिम्मेदार होना ज़रूरी है। तो समझ में आ गया ये पाठ। ये बहुत अच्छा पाठ है। इसको एक बार आप रीडिंग लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसके प्रश्नोत्तर भी बहुत आराम से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको भेज दूँगी। वैसे पाठ पढ़ने के बाद इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बख्तियार खिलजी के आक्रमण से क्या हानि हुई, नालंदा की पुस्तकालयों को जलाना, ये हानि, आदत कम क्यों होती जा रही है,
आजकल क्योंकि सूचना क्रांति और दूरदर्शन का प्रभाव बढ़ गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से 3 पुस्तकालय थे? या ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछे जाते हैं। रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। पुस्तक व यात्रा का क्या संबंध है? हमारे अंदर और बाहर से संबंध है। हमने शुरू में ही इसको पढ़ लिया था। अंदर की यात्रा पुस्तक है, बाहर की यात्रा जो है वो यात्रा यानी सफ़र करना। तो इसकी लिंक मैं भेजूंगी। आप लोगों को ये कहना है ऑनलाइन क्लास लेने से अच्छा है कि आप लोग खुद ही अपने वीडियो जैसे हम बनाकर भेज रहे हैं वैसे आप भी वीडियो बनाकर भेजो और हमको समझ में आए कि आप पढ़ रहे हो। और वीडियो बनाने से आपका रिवीजन होगा। आप रिवीजन करके एक एक लेसन का याद करके उसको 10-10 क्वेश्चन उसके हमको सुनाओ वीडियो बना के, ठीक है। तो आपकी ऑनलाइन क्लास हमको नहीं लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी परेशानियां होती इसलिए हम नहीं लेते, क्योंकि एक तो हमारा समय आपका समय सूट होना चाहिए, फिर आपके पास मोबाइल होना चाहिए। कई लड़कियां आती है ऑनलाइन क्लास में चली जाती है वापस, तो उसको पढ़ाने से कोई आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग खुद ही अपने वीडियो हमको भेजो और ये पार्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है।